नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त पर। और जैसा कि हम पिछली कुछ क्लासों से यानी कि 2 क्लासों से हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे, यानी मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पिछली 2 क्लासों में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। पिछली 2 क्लासों में हमने एक तो मौलिक अधिकारों की विशेषताएं देखी हैं और दूसरी बात देखी है कि भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और किस मौलिक अधिकार का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो अब हमें करना क्या है कि एक एक आर्टिकल को डिटेल्स में पढ़ना है और देखना है कि किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है और कौन सा प्रावधान करा गया है। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली बातें सारी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि बहुत बेसिक सी बातें थी। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार कमेंट करना और कमेंट में अपने डाउट जरूर शेयर करना, कि जिसके द्वारा हम आपके डाउट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम जो बातें कर रहे थे, टॉपिक का नाम हमारा जो चल रहा था वो था नागरिकों के मौलिक अधिकार। ठीक है बच्चों, नागरिकों के मूल अधिकार। तो टॉपिक का नाम हमारा नागरिकों के मूल अधिकार था या है। और दूसरी बात, विशेषताएं हम पहले पढ़ चुके हैं और विशेषताओं के बाद हमने देख लिया कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं और कौन किस किस आर्टिकल में उनका जिक्र है। तो चलिए अब हम एक एक करके एक एक आर्टिकल से शुरू करते हैं। और सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 12। ठीक है, आर्टिकल 12, क्योंकि आपको भी पता है या मैंने आपको बताया था रिसेंटली कि जो हमारे मौलिक अधिकारों का जो जिक्र करा गया है वो किस में करा गया है, आर्टिकल 12 में। चलिए, मौलिक अधिकारों का जिक्र किस में करा गया है, भाग 3 में, और जिनका जिक्र आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। तो चलिए बच्चों, अब हम हमें क्या करना है, एक एक आर्टिकल्स को डिटेल्स में पढ़ना है और देखना है कि किस आर्टिकल में क्या बातें लिखी गई हैं। तो शुरुआत हम कर रहे हैं आर्टिकल 12 से। अब आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 12 में आपके लिखी गई है राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा। अब देखो यहाँ पे जो ये राज्य शब्द है, इस राज्य शब्द का पहली बात तो एक बात ये इसका मतलब ये समझिए कि इस राज्य शब्द का मतलब उन राज्यों से नहीं है कि जो आप सोच रहे होंगे, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इस राज्य शब्द का मतलब उन राज्यों से नहीं है। यानी कि इस राज्य का मतलब क्या है, इस राज्य का मतलब है पूरे देश से। ठीक है, इस राज्य का मतलब क्या है, पूरे देश से है। और दूसरी बात, जब मेरी पहली कक्षा थी तो मैंने आपको क्या बताया था, राज्य शब्द की सॉरी राज्य के तत्व, यानी कि किन किन तत्वों से मिलकर राज्य बनेगा। तो मैंने क्या बताया था कि राज्य के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि जो राज्य था आपका, उस राज्य में कितने तत्व थे, 4 तत्व थे। 4 तत्व कौन कौन से थे, फिर से मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। देखो, एक तत्व तो था भूभाग। एक तत्व क्या था, भूभाग। दूसरा क्या था, जनसंख्या। जनसंख्या। तीसरा क्या था हमारा, सरकार। और फोर्थ तत्व क्या था, संप्रभुता। संप्रभुता, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये 4 तत्व होंगे तो एक राज्य का निर्माण होगा। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व नहीं है शामिल तो राज्य का निर्माण नहीं होगा, यानी कि वो संप्रभु राज्य, अखंड राज्य नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमने जहाँ पर राज्य की परिभाषा देखनी है, किसके संदर्भ में देखनी है, इसके संदर्भ में देख। तो चलिए समझते हैं एक बार क्या बात है क्या बात नहीं है। चलो देखो,
जो ये राज्य की परिभाषा में दी गई है इसमें साफ साफ लिखा गया है कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन आएगा। पहले मैं लिख दे रहा हूँ कौन कौन आएगा। देखो, राज्य की परिभाषा में जो आएंगे, एक तो आएगी आपकी भारत की सरकार, भारत की सरकार व संसद। ठीक है, पहली बात। दूसरी, राज्य सरकार, राज्य सरकार व राज्य विधान मंडल, राज्य सरकार व राज्य विधान मंडल। तीसरी बात, राज्य की परिभाषा में क्या आएगी, सभी स्थानीय प्राधिकरण, सभी स्थानीय प्राधिकरण। अभी मैं सारे शब्द समझाऊंगा आपको। सभी स्थानीय प्राधिकरण। चलिए, और फोर्थ बात क्या आएगी, इसके अंदर लिखा मिलेगा आपको अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण। चलिए, अब कहने का मतलब क्या है कि किसी भी राज्य की जो परिभाषा है जो हमें आर्टिकल 12 में दी गई है, तो राज्य की परिभाषा में क्या है, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हैं का क्या मतलब है, का मतलब ये है कि राज्य की परिभाषा में एक तो भारत की सरकार आएगी। अब देखो, भारत की सरकार यानी कि भारत की सरकार में जितने भी लोग हैं और जितने भी कर्मचारी और अधिकारी काम करने वाले हैं वे सब आएंगे। दूसरी बात, संसद आएगी, भारत की संसद। अब देखो, संसद में कौन कौन लोग होते हैं, जैसे संसद में कौन आएगा, प्रधानमंत्री भी आएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यूपीएससी के अधिकारी व कर्मचारी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जितने भी जज हैं, तो ये सब क्या आएंगे, संसद का हिस्सा, संसद के अंतर्गत आएंगे। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं आएंगे, इसके अंदर एक शब्द आएगा महान्यायवादी। सुप्रीम कोर्ट के नहीं आएंगे, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। तो ये सब संसद के अंदर आएंगे। तो दूसरी बात, अब राज्य सरकार हो जाएगी और राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में फिर वो सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे क्या, जैसे कि हम देखेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल, राज्यपाल, राज्य महाधिवक्ता। तो ये सारे कर्मचारी या अधिकारी जो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आ रहे हैं वे सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तीसरी बात ये है कि इसके अंदर क्या आएगा फिर, अन्य सभी प्राधिकरण। सभी प्राधिकरण में क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो आएंगी नगर पंचायत, नगर पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और क्या आ सकता है, जिला, ब्लॉक पंचायत। ठीक है, और क्या आ सकते हैं, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत, नगर पालिका। और क्या आएगा, नगर पालिका। अब देखो, राज्य की जो परिभाषा है, राज्य की परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। क्लियर ऐसा है कि देखो, राज्य की परिभाषा में एक तो भारत की सरकार आएगी, भारत की सरकार व संसद। अब संसद में क्या है, ये सारे चीज आ रही, ये सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है, राज्य की सरकार आएगी, राज्य विधानमंडल आएगा, सभी स्थानीय प्राधिकरण आएंगे। और सभी स्थानीय प्राधिकरण में क्या है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, नगर पालिका। और एक शब्द है इसमें, अन्य प्राधिकरण। ठीक है, ये शब्द समझाना है मुझे कि अन्य प्राधिकरण क्या है। लेकिन अगर जब आप राज्य की परिभाषा लिखोगे तो मैं एक बार डिक्टेट कर रहा हूँ, उसे नोट कर लेना कैसे करनी है आपको।
नोट आपको ऐसा करनी है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत की सरकार व संसद, राज्य की सरकार व राज्य विधानमंडल, अन्य सभी स्थानीय प्राधिकरण व अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत काम करने वाले सभी पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये तो आपको नोट करके लिख लेनी है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये बात भी समझ में आ गया है, ये बात भी समझ में आ चुकी है और ये बात भी समझ में आ चुकी है। बात समझ में क्या नहीं आ रही होगी, अन्य प्राधिकरण में कौन लोग शामिल हैं। ठीक है, तो मैं इसे नेक्स्ट पेज पर लेकर चल रहा हूँ। अन्य प्राधिकरण वाली बात मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण। अब देखो ये जो अन्य प्राधिकरण है, ये इस स्थिति जब संविधान बनकर तैयार हुआ है तो इसकी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि किस चीज को हम अन्य प्राधिकरण में रखेंगे और कौन सी चीज अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आएगी। तो होता क्या है, एक केस होता है राजस्थान बिजली बोर्ड का, राजस्थान बिजली बोर्ड का एक केस होता है, राजस्थान बिजली बोर्ड। अच्छा, इस केस में क्या होता है, इस केस में ऐसा होता है कि सेम ग्रुप के कर्मचारी थे दो, उसमें से एक कर्मचारी को क्या है प्रमोशन कर दिया गया था, दूसरे कर्मचारी का प्रमोशन नहीं करा गया था। और क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, अवसर की समता, ब्लॉक नियोजन में अवसर की समता। ठीक है, तो वो इस बात से नाराज हुआ, वो अधिकारी बिजली बोर्ड का, और वो कहाँ पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट। अब जब सुप्रीम कोर्ट गया है तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट है हमारा और दूसरी तरफ क्या है, राजस्थान, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, राजस्थान बिजली बोर्ड, भी करके लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है। अब राजस्थान बिजली बोर्ड से सुप्रीम कोर्ट क्या बात पूछ रहा है, कि ये बात पूछ रहा है कि भाई आप ये बताओ आपने ये भेदभाव क्यों करा। ठीक है, आप ये बताइए कि आपने ये भेदभाव क्यों करा। तो राजस्थान बिजली बोर्ड का तर्क ये था कि साहब हम तो राज्य की परिभाषा में आते नहीं है, हम क्या है राज्य की परिभाषा में आते नहीं है। तो उसने कहा कि देख बताइए कैसे नहीं आते हो। उसने कहा कि एक बार आप पढ़ के देखो। उन्होंने कहा कि देखो आपकी राज्य की परिभाषा ये है और इसके अंदर बताओ बिजली बोर्ड कहाँ पर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात बताई, सुप्रीम कोर्ट ने बात बताई कि राज्य की परिभाषा में कौन आएगा या नहीं आएगा इस बात का निर्धारण कौन करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कौन है, हम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तभी फैसला दिया और फैसला देते हुए क्या बात बताई कि अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत वे सभी संस्थाएं शामिल होंगी जो राज्य से, राज्य से क्या होंगी, राज्य से वित्त पोषित होंगी, जो राज्य से क्या होंगी, जो राज्य से वित्त पोषित होंगी। तो ये बात किसने ऐड कर दी, ये बात कर दी है ऐड हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो अन्य प्राधिकरण में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होंगी, अन्य प्राधिकरण में वे सभी सारी संस्थाएं शामिल होंगी जो राज्य से क्या होंगी, आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही होंगी या राज्य से वित्त पोषित होंगी, तो वो भी राज्य की परिभाषा में आएंगी। अब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो सब राज्य की परिभाषा में आएंगे, यूनिवर्सिटी भी राज्य की परिभाषा में आएगी, LIC भी राज्य की परिभाषा में आ चुकी है, फिर इसका मतलब BSNL भी राज्य की परिभाषा में आ चुकी है। यानी कि वे सभी संस्थाएं जिसके अंदर क्या है, राज्य की, जो राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करेगा वो सब क्या आएंगे, राज्य की परिभाषा में आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि परिभाषा समझ में आ चुकी होगी, राज्य की परिभाषा क्या है। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, या रॉकेट साइंस जैसी कोई बात थोड़ी बता रहा हूँ मैं अभी आपको कि जो बात समझ में नहीं आएगी। सिंपल सी बात है कि राज्य की परिभाषा में देखो क्या क्या चीजें आएंगी। राज्य की परिभाषा में भारत की सरकार व संसद, राज्य की सरकार व राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण में काम करने वाले सभी अधिकारी, पदाधिकारी व कर्मचारी राज्य की परिभाषा में आएंगे। ठीक है, अब बात क्लियर है आपको, आप लोगों को। तो इतनी बातें नोट करके लिखनी है आपको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। ठीक है, एक बार मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, यानी कि राज्य की परिभाषा के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, चलिए, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं साइड हो चुका हूँ अब। और नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए
अगले पेज पे क्या बताइए मैंने, अन्य प्राधिकरण। अन्य प्राधिकरण में कौन सी संस्थाएं आएंगी, जो राज्य से क्या होंगी, वित्त पोषित होंगी। वे सारी संस्थाएं जो राज्य से वित्त पोषित होंगी तब अन्य प्राधिकरण की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी राज्य की परिभाषा जो हमने अभी पढ़ी। ठीक है, अब चलिए हम अगले आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आर्टिकल 13। एक बार इसे भी देख लीजिए क्या है आर्टिकल 13। चलो अब देखो आर्टिकल 13 में क्या बातें लिखी गई हैं। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में देखो जो बात लिखी गई है वो बात यह है, देखो सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल 13 में तीन बात, आर्टिकल 13 के 4 क्लोज हैं। 13 का क्लोज 1, 13 का क्लोज 2, 13 का क्लोज 3 और 13 का क्लोज 4। यानी कि आर्टिकल 13 के 4 पार्ट हैं और उन्हीं चारों पार्टों को हमें पढ़ना है। तो आर्टिकल 13 में सबसे पहले क्या लिखा गया, मूल मूल अधिकारों, मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का अल्पीकरण, मूल अधिकारों का अल्पीकरण व उनको असंगत, वह उनको असंगत करने वाली विधियां। ठीक है, आर्टिकल 13 में क्या बातें बताई गई हैं, आर्टिकल 13 में ये बात बताई गई है कि मूल अधिकारों को अगर कोई विधि असंगत कर रही है या मूल अधिकारों को कोई सी विधि कम कर रही है तो उसके बारे में क्या प्रावधान होगा। ठीक है, तो ये बात किसमें बताई गई है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत। तो चलिए मैं बात बता रहा हूँ आर्टिकल 13 में कौन कौन सी 4 बातें हैं वो। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, आर्टिकल 13 का क्लोज 1 लिखेंगे। ठीक है, ये तो आर्टिकल 13 में बात बताई गई है। अब देखो हम इसके जो 4 क्लोज हैं वो चारों क्लोज पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लोज क्या है, आर्टिकल 13 का क्लोज फर्स्ट। देखो आर्टिकल 13 का क्लोज फर्स्ट क्या कह रहा है, ये बात कह रहा है कि संविधान निर्माण से पहले या देश आजाद होने से पहले अगर भारत में कोई भी एक ऐसी विधि है जो मूल अधिकारों को क्या कर रही हो, हनन कर रही हो या मूल अधिकारों को कम कर रही हो, तो उस विधि को क्या कर दिया जाएगा, उस विधि को शून्य कर दिया जाएगा। और शून्य किस मात्रा तक करेगी, शून्य उस मात्रा तक करा जाएगा उस विधि या कानून को जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों का या तो हनन कर रही हो या मूल अधिकारों को कम कर रही हो। एक बार मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, लिख दे रहा हूं, संविधान, संविधान के लागू होने से पहले, संविधान को लागू होने से पहले भारत में प्रचलित विधि, भारत में प्रचलित ऐसी विधि, भारत में प्रचलित ऐसी विधि जो मूल अधिकारों, जो मूल अधिकारों का हनन करती हो उसे उस मात्रा तक, उस मात्रा तक शून्य किया जाएगा, उस मात्रा तक शून्य किया जाएगा जिस मात्रा तक हनन करती है। ठीक है, तो उस मात्रा तक शून्य किया जाएगा जिस मात्रा तक हनन करती है, जिस मात्रा तक हनन
करती है। देखो, मान लो कि कोई संविधान में ऐसी विधि है जो मौलिक अधिकारों को कम कर रही हो या उनका हनन कर रही हो या मौलिक अधिकारों से क्या हो, असंगत हो, तो उस विधि को क्या कर दिया जाएगा, उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब शून्य घोषित करने का मतलब ये नहीं है कि उस विधि को समाप्त कर दिया जाएगा। देखो एग्जाम्पल सुनो पहले एक। भारत के संविधान में लागू होने से पहले भारत में प्रचलित ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से क्या हो, जो मूल अधिकारों का हनन कर रही हो, ठीक है, उसे क्या करा जाएगा, शून्य करा जाएगा। एग्जाम्पल में अगर देखो हम इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप लिखना चाहोगे जैसे आईपीसी है हमारी, आईपीसी, और आईपीसी की एक धारा है जिसका नाम है आईपीसी की धारा 377। सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम करा था, आईपीसी की धारा 377 को क्या करा था, शून्य घोषित कर दिया था अभी 4-5 साल पहले। अब देखो ये जो आईपीसी की धारा है, आईपीसी की धारा 377 में क्या था, आईपीसी की धारा 377 में था समलैंगिक विवाद। समलैंगिक विवाद का मतलब ये है कि कोई भी लड़का अगर लड़के से शादी कर रहा है तो वो क्या था, वो कानूनी रूप से एक प्रकार का जुर्म था, और अगर कोई लड़की लड़की से शादी कर रही है तो ये क्या था, एक कानूनी रूप से ये भी एक प्रकार का जुर्म था। अब हुआ क्या था कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार है। अब इस आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 21 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मनपसंद की शादी कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए इस आईपीसी सेक्शन 377 को क्या करा है, शून्य घोषित कर दिया है। अब देखो आईपीसी सेक्शन क्या है, आईपीसी सेक्शन एक बहुत बड़ा कानून है। आईपीसी सेक्शन क्या है, एक कानून है। अब ये जो कानून है इसमें क्या है, 500 लगभग 511 धाराएं हैं। इस आईपीसी के सेक्शन में क्या है, लगभग 511 धारा हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या 511 धारा कैंसिल कर दी, नहीं करी ना। उसी हिस्से को कैंसिल, उसी हिस्से को शून्य घोषित कराना कि जो हिस्सा मूल अधिकारों का हनन कर रहा था। तो मूल अधिकारों का हिस्सा जो हनन कर रहा था वो था 377। यानी कि अब इस धारा समाप्त होगी। अब कोई लड़का लड़के से शादी करो या लड़की लड़की से शादी करो, अब ये कानूनी अपराध नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 के क्लोज 1 में क्या बात लिखी गई है, ये बात लिखी गई है कि संविधान निर्माण से पहले अगर भारत में कोई भी ऐसी विधि है जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगी तो उसे उस मात्रा तक शून्य कर दिया जाएगा जिस मात्रा तक क्या है, वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हो, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 13 समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और अगर आर्टिकल 13 समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो जो भी डाउट हो अपने कमेंट बॉक्स में डाउट लिख देना कि आर्टिकल 13 के क्लोज 1 के संबंध में हमारा ये डाउट है। तो ये था आर्टिकल 13 का क्लोज 1। अब एक बात और सुनो, ये जो आईपीसी बनकर कब तैयार हुई थी, ये आईपीसी जो थी, आईपीसी कब बनी थी, देखो इतिहास में या एक टॉपिक पढ़ोगे आप तुम संविधान में, भारत का संवैधानिक इतिहास, यानी संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ था। तो इतिहास में एक टॉपिक पढ़ोगे, संविधान में एक पहला टॉपिक पढ़ोगे संवैधानिक इतिहास, और उसमें क्या पढ़ोगे, एक्ट और अधिनियम। तो एक एक्ट था 1833 का, 1833 का अधिनियम था एक। अब ये जो 1833 का अधिनियम था इसमें क्या करा था, पहले एक सबसे पहले एक विधि आयोग बनाया गया था 1834 में, विधि आयोग। अब ये जो विधि आयोग बनाया गया था भारत में 1833 के अधिनियम के द्वारा, इसके अध्यक्ष कौन बनाए थे, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले एक ब्रिटिश व्यक्ति था। अब ये लॉर्ड मैकाले विधि आयोग बना दिया गया। तो ये जो विधि आयोग है इसके बनाने का रीजन क्या था, इसके बनाने का रीजन ये था, इसका काम था भारत में आईपीसी और एक सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और यह है इंडियन पीनल कोड, इसका निर्माण करना, ठीक है, भारतीय दंड संहिता का निर्माण करना। अब 1860 या 62 के आसपास लगभग चल के हमारी 1860 या 62 के आसपास, हाँ इसके आसपास जाकर हमारी आईपीसी बनकर तैयार हो चुकी है। तो 1860 या 62 से जो आईपीसी चलती आ रही है, जो वर्तमान में भारत में अब भी मौजूद है, अगर उसमें कोई भी ऐसा कानून है जो मौलिक अधिकारों को कम करेगा
तो उसे आर्टिकल 13 के क्लोज 1 के अनुसार क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, बात आ गई अब समझ में आर्टिकल 13 क्या है। तो आर्टिकल 13 का क्लोज 1 हमारा ये था। चलिए अब हम दूसरी बात की तरफ चलते हैं। दूसरी बात ये है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 13 का क्लोज सेकंड, यानी इसका भाग सेकंड है आर्टिकल 13 का। अब इसमें क्या काम करना है, इसमें हमें देखना है कि इसमें प्रावधान क्या करेगा हम। देखो जो आर्टिकल 13 का क्लोज 1 था, आर्टिकल 13 के क्लोज 1 में हमने क्या देखा था अभी, आर्टिकल 13 के क्लोज 1 में हमने देखा था कि संविधान निर्माण से पहले की ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हो उन्हें शून्य घोषित करा जाएगा। ठीक है, अब 13 के 2 में क्या बात बताई गई है, 13 के 2 में बात बताई गई है कि संविधान निर्माण के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद, मैं लिख दे रहा 26 जनवरी 1950 के बाद अगर राज्य कोई भी ऐसी विधि बनाता है, कोई भी ऐसी विधि बनाता है राज्य कोई भी ऐसी विधि बनाता है जो मूल अधिकारों को जो मूल अधिकारों को मूल अधिकारों को कम करती हो, जो मूल अधिकारों को कम करती हो, जो मूल अधिकारों को कम करती हो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा, उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और शून्य घोषित भी देखो इसमें उस मात्रा तक करा जाएगा कि जिस मात्रा तक वो विधि क्या कर रही हो, मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हो। आगे बात समझ में। तो यानी कि आर्टिकल 13 के क्लोज 1 में स्वतंत्रता से पहले की बातें हैं और 13 के क्लोज 2 में स्वतंत्र होने के बाद की बात है। यानी कि ऐसी कोई भी विधि राज्य नहीं बनाएगा जो भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों को क्या करती हो, कम करती हो या उनका हनन करती हो। अगर राज्य ऐसी कोई विधि बना रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा, ऐसी विधि को शून्य घोषित कर देगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल अब हम इसका देखें, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एक एग्जाम्पल होगा एक एग्जाम्पल होगा अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहें, भारत में एक एक्ट है जिसका नाम है आईटी एक्ट। ठीक है, भारत में एक एक्ट मौजूद है जिसका नाम है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी सोशल मीडिया से संबंधित है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित ये एक्ट है। अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट में क्या बातें बताई गई थी, ये इस एक्ट की एक धारा थी जिसका नाम था 66A। एक्ट की एक धारा थी, धारा 66A। अब ये जो धारा 66A है, इस धारा 66A में क्या था कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए सरकार की आलोचना वगैरह या कुछ किसी को अभद्रता कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या होती थी, कानूनी कार्रवाई होती थी और उसे जेल वगैरह में भी डाल दिया जाता था। अब इससे क्या हो रहा था कि हमारे संविधान का एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 19। अब ये जो आर्टिकल 19 है, इस आर्टिकल 19 में दी गई है हमें राइट टू स्पीच, यानी बोलने की स्वतंत्रता। यानी कि इससे क्या हो रही है, बोलने की स्वतंत्रता बाधित हो रही थी, व्यक्तियों के मौलिक अधिकार कम हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए इस धारा को क्या कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। ठीक है, कौन सी धारा को, धारा आईटी एक्ट की धारा 66A। अब देखो एक बात यह है कि इस कानून को सिर्फ शून्य घोषित करा गया है, इन कानूनों को क्या करा गया है, शून्य घोषित करा गया है। मान लो कि भविष्य में
जो राइट टू स्पीच है वो खत्म हो जाए, और अगर राइट टू स्पीच खत्म हो गया तो फिर से ये धारा क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, यानी कि ये कानून एक्टिव हो जाएंगे। यानी कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं जिनका हवाला देते हुए इन कानूनों को शून्य करा जा रहा है, और अगर भविष्य में वो मौलिक अधिकार ही खत्म कर दिए जाएं तो वो मौलिक अधिकार ही खत्म कर दिए जाएं तो क्या होगा, उन मौलिक अधिकारों खत्म होने के बाद ये सारे कानून फिर से एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे और अपना काम फिर से करेंगे। ठीक है, तो ये बात थी आर्टिकल 13 के क्लोज सेकंड में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एक मिनट, थोड़ी समस्या हुई है बोर्ड में, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है थोड़ा सा बोर्ड में। अभी 1 मिनट 2 मिनट वेट करो प्लीज। ठीक होगा ठीक होगा। तो अब हमने आर्टिकल 13 का क्लोज 2 भी देख लिया। अब देखो मैं आर्टिकल जो 13 है उसका क्लोज देखना है हमें, थर्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने बताई थी आपको अभी कि आर्टिकल जो 13 है उसके अंदर कितनी बात लिखी गई है, उसके अंदर लिखी गई है 4 बातें। आर्टिकल 13 है और इसका क्लोज 4। ठीक है, देखना। अब इसे देखने के लिए देखो इसके अंदर क्या बातें हैं। इसके अंदर जो बात दी गई है, इसके अंदर बात दी गई है विधि की परिभाषा। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया गया है, विधि की परिभाषा। विधि परिभाषा आर्टिकल 13 के क्लोज थर्ड में विधि की परिभाषा दी गई है। तो एक बार हम देख लेंगे कि विधि की परिभाषा में क्या क्या चीजें शामिल हैं। बच्चों, विधि की परिभाषा जो है, विधि की परिभाषा में क्या शामिल है, एक तो शामिल है अध्यादेश। अध्यादेश। अब ये जो अध्यादेश है, ये अध्यादेश कौन जारी करता है, देखो ये अध्यादेश जारी करता है भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अनुसार, और आर्टिकल 213 के अनुसार राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। आगे हम पढ़ेंगे संसद राष्ट्रपति टॉपिक में। एक तो होगा अध्यादेश। दूसरी चीज क्या होगी विधि की परिभाषा में, दूसरी चीज होगी कार्यपालिका आदेश। यानी कार्यपालिका अगर कोई आदेश दे रही है तो वो भी विधि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। कार्यपालिका आदेश। चलिए, दो बात। तीसरी बात क्या हो जाएगी, नियम। कोई नियम है वो भी विधि की परिभाषा में आएगा। फोर्थ बात, नियम अधिनियम। अधिनियम और या विनियम, ये भी क्या होंगे, विधि की परिभाषा में शामिल होंगे। और एक अंत में चीज है रूढ़ि व प्रथाएं, जो प्राचीन काल से चलते आ रही है, रूढ़ि व प्रथाएं। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, विधि की परिभाषा में शामिल हैं। ठीक है, तो विधि की परिभाषा में क्या क्या चीजें शामिल है, अध्यादेश, कार्यपालिका आदेश, नियम अधिनियम और रूढ़ि व प्रथाएं। तो ये सारी चीजें क्या है, कार्यपालिका सॉरी, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें विधि की परिभाषा में है। एक बार यहाँ पे करेक्शन करो, मैंने भी ध्यान नहीं दिया और आपने भी ध्यान नहीं दिया। करेक्शन आपको ये करना है कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल 13 का क्लोज 3 नहीं, अभी तो हमने 2 पढ़ा था। ये 13 का क्लोज 4 नहीं होगा, ये होगा 13 का क्लोज 3। ठीक है, तो बाई मिस्टेक ये हो चुका है, इसे ठीक कर दे। आर्टिकल 13 का क्लोज 3, यानी कि 13 का जो क्लोज 3 है उसके अंदर दी गई है हमें विधि की परिभाषा। चलिए, अब एक आर्टिकल बचा है हमारा 13 का क्लोज 4, जिसे हम देख लेंगे। आर्टिकल 13 और इसका भी क्लोज 4 के अंदर क्या बात लिखी गई, देखो आर्टिकल 13 के क्लोज के अंदर बात, 4 के अंदर बात ये लिखी गई है, इसमें बात ये बताई गई कि आर्टिकल 13 की कही गई कोई भी बात आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। आर्टिकल 13 की कही गई, आर्टिकल 13 की कही गई कोई भी बात, आर्टिकल 13 की कही गई कोई भी बात आर्टिकल
368 पर लागू नहीं होगी। लागू नहीं होगी के अंदर ये बात बताई गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी पहले कि आर्टिकल 368 है क्या चीज, पर लागू नहीं हो रही है। देखो आर्टिकल 368 क्या है। आर्टिकल 368 में दिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है हमारे आर्टिकल 368 में। यानी कि सीधी सीधी सी बात यह है कि जो संविधान संशोधन करे जाते हैं वो विधि की परिभाषा से क्या है, बाहर है। और ये कौन से आर्टिकल कह रहा है, ये हमारा आर्टिकल 13 का क्लोज 4 कह रहा है। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इसे हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 20 के अंतर्गत, ठीक है। संविधान के भाग 20 के अंतर्गत पढ़ेंगे हम, आगे की क्लास में पढ़ेंगे इसे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया आखिरकार है क्या चीज, ठीक है। फिलहाल अगर मैं बेसिक सी बात बताऊं, संविधान संशोधन जो होते हैं, इधर पेज पे बता रहा हूँ, जो संविधान संशोधन होते हैं वो 3 तरीकों से होते हैं। संविधान संशोधन, हालांकि डिटेल्स में हम इसे इसके भाग में ही पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। जो संविधान संशोधन होते हैं वो आपके 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से कैसे मतलब, देखो जो संविधान संशोधन है 3 प्रकार से होंगे। 3 प्रकार का मतलब ये है, इसके अंदर जो 3 प्रकार हैं वो ये हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक प्रकार तो देखो ये है जिसका नाम है साधारण बहुमत। एक प्रकार क्या है, साधारण बहुमत, ठीक है। दूसरा प्रकार क्या है, विशेष बहुमत। दूसरा प्रकार है विशेष बहुमत, चलो। और तीसरा प्रकार है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का, आधे राज्यों का अनुसमर्थन, अनुसमर्थन। तो सीधी सी बात यह है कि जो भारत के संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो इन 3 प्रक्रियाओं से करे जाते हैं। दूसरी बात, साधारण बहुमत क्या होता है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का, सदन में उपस्थित, सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1 अधिक। यानी कि सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं और टोटल जितने भी मतदान करने वाले हैं, अगर उनकी 50% वोट हो रही है और 50% से वोट एक ज़्यादा भी होनी जरूरी है, तो उसे कहते हैं हम साधारण बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता, विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत में सदन में उपस्थित मतदान करने वाले और कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, यानी कि 2/3 यानी 2/3 वोटिंग होनी जरूरी है, उसे कहेंगे हम विशेष बहुमत। चलिए तीसरी बात क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, यानी कि 2/3 तो वोटिंग होनी जरूरी है, प्लस जितने भी राज्य हैं उसमें से आधे राज्य उस प्रस्ताव का क्या करें, समर्थन करें। जैसे अब वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में से 14 राज्य इसका अनुसमर्थन करें। तो ये था संविधान संशोधन होने की संविधान संशोधन होने की 3 प्रक्रियाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो ये साधारण बहुमत है, ये वाला, ये जो साधारण बहुमत है ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं आता है, ठीक है। आर्टिकल 368 में नहीं आता है। तो आर्टिकल 368 में जो आते हैं सिर्फ ये 2 चीजें आती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों चीजें किसके अनुसार हैं, आर्टिकल 368 के अनुसार। फिर से मैं बात बता रहा हूँ, जो संविधान में संशोधन होता है, संशोधन जो होगा वो 3 प्रकार से ही होगा। साधारण बहुमत से होगा, विशेष बहुमत से होगा, या फिर विशेष बहुमत या आधे राज्यों के अनुसमर्थन से होगा। लेकिन जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 में ये 2 ही
बहुमत आते हैं, एक विशेष बहुमत आता है और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन आता है। ठीक है, तो अब तक देखो हमने 2 आर्टिकल समझ लिए बहुत बेहतरीन तरीके से, एक आर्टिकल 12 और एक आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में एक बार मैं फिर से बता दूं मैंने क्या बात बताई है आपको। आर्टिकल 12 में मैंने आपको बात बताई है राज्य की परिभाषा। ठीक है, और राज्य की परिभाषा मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दी है। अगर राज्य की परिभाषा समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कर देना और बता देना कि कहाँ पर दिक्कत आई है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करते रहना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले या फ्री में कंटेंट मिले। भाई हमारा उद्देश्य क्या है, जो बच्चे पैसे देने में सक्षम नहीं है कोचिंगों में, हाई फीस हो रही है और कोचिंग कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको फ्री में कंटेंट मुहैया कराना। ठीक है, तो हमने इसमें आर्टिकल 12 में क्या बताई है, राज्य की परिभाषा बताई है, और आर्टिकल 13 में क्या बात बताई है, आर्टिकल 13 में हमने बात बताई है आपको कि ऐसी विधियां जो मौलिक अधिकारों का हनन करेंगी या मौलिक अधिकारों को कम करेंगी, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। अब जो शून्य होगा वो शून्य सिर्फ उसी मात्रा तक होगा जिस मात्रा तक वे क्या कर रही होंगी, हनन कर रही होंगी। ये सारी बातें हैं जो हमने देख ली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। का नाम क्या है, आर्टिकल 14। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आर्टिकल 14। चलो आर्टिकल 14। जो आर्टिकल 14 है ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि देखो एक बात और सुनो मेरी, जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार कौन से भाग में, वो भाग संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, लेकिन भारत के संविधान के कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो मौलिक अधिकारों से संबंध नहीं रखते हैं, जिनका मौलिक अधिकार से संबंध नहीं है, जैसे आर्टिकल 12, 13, इनका संबंध मौलिक अधिकारों से नहीं है। एक आर्टिकल 33 पढ़ोगे, 34 पढ़ोगे और एक 35 पढ़ोगे, इनका संबंध भी किसी मौलिक अधिकार से नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। यानी कि अब ये जो यहाँ से शुरू होंगे ना आर्टिकल 14 से, एक जो अधिकार था हमारा पहला मौलिक अधिकार, समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वेलिटी, वो शुरू होगा अब। तो आर्टिकल 14 में क्या बात बताई गई है, आर्टिकल 14 में जो बात बताई गई है, 2 बातें बताई गई हैं। एक बात तो यह है विधि, विधि मतलब कानून, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता। पहली बात तो ये बताई गई है विधि के समक्ष समता, और दूसरी बात मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नीचे, दूसरी बात बताई गई है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो आर्टिकल जो 14 है उसमें 2 बातें बताई गई हैं, एक तो बताई गई विधि के समक्ष समता और दूसरी बात बताई गई है विधियों का समान संरक्षण। अब हमें ये बात समझनी जरूरी है कि विधि के समक्ष समता क्या है और विधियों का समान संरक्षण है क्या चीज। चलो देखो, सबसे पहली बात हमें इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाली जो अवधारणा है विधि के समक्ष समता वाली, ये वाली अवधारणा किस देश से अडॉप्ट करी गई है, किस देश से ग्रहण करी गई है। तो ये वाली जो अवधारणा ग्रहण करी गई है, ये अवधारणा ग्रहण करी गई है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो ये अवधारणा कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। चलो दूसरी बात, फिर ये विधियों का समान संरक्षण कहाँ से अडॉप्ट करा गया है, ये अडॉप्ट करा गया है हमारा अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से इसको किया गया है। अब इसके अंदर एक बात और ये याद रखनी है, विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है और विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है। ठीक है, चलो एक बार विधि के समक्ष समता, देखो विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि कानून की नज़रों में क्या है, सभी समान है, कानून की नज़रों में सभी समान है, कानून लिखित रूप में होना चाहिए और कानून में किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त ना हो। ठीक है, यानी कि कानून की नज़रों में क्या होने चाहिए, सब समान हो, कानून में किसी को विशेषाधिकार प्राप्त ना हो, और कानून क्या होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए। अच्छा, ये जो सारी बात बताई गई है विधि के समक्ष समता वाली, ब्रिटेन में एक अर्थशास्त्री हुए थे, सॉरी अर्थशास्त्री नहीं, एक कानून के ज्ञाता हुए थे जिसका नाम था प्रोफेसर डाइसी, यानी कि ये
प्रोफेसर डाइसी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अब प्रोफेसर डाइसी ने बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी हैं विधियों की, और ब्रिटेन के थे। प्रोफेसर डाइसी का सिद्धांत, यानी प्रोफेसर डाइसी के सिद्धांत से ये बात जुड़ी हुई है। कौन सी? विधि के समक्ष समता वाली। मैं इसको अभी रफ कर दे रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा और बाद में समझा दूंगा इसका मतलब। यहाँ से हटा दो। प्रोफेसर डाइसी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है विधि के समक्ष समता, और इसके अंदर क्या बात लिखी गई है? इसके अंदर बात ये लिखी गई है, कानून लिखित रूप में होना चाहिए। कानून लिखित रूप में होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, कानून क्या होना चाहिए? लिखित रूप में होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है? कानून के संदर्भ में किसी को भी क्या ना दिया जाए? विशेषाधिकार ना प्राप्त हो। वह कानून में किसी को भी, कानून में किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त ना हो। अधिकार, कानून में किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त ना हो, यानी कि कानून की नज़रों में क्या होने चाहिए? कानून की नज़रों में सब समान होने चाहिए, और कानून लिखित रूप में होना चाहिए। कानून में किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात किस में बताई गई? ये तो बात बताई गई है विधि के समक्ष समता में। और किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? प्रोफेसर डाइसी के सिद्धांत से जुड़ी हुई ये बातें हैं। ठीक है, अगली बात जो मैंने आपको बताई थी अभी, वो क्या था? विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, यानी विधियों का संरक्षण हर परिस्थिति में समान होना चाहिए। विधियों का समान संरक्षण। अब ये जो विधियों का समान संरक्षण है, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, किस संविधान, किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से ग्रहण करी गई है इस अवधारणा को, अमेरिका से। ठीक है, और इसमें बातें क्या बताई गई हैं? इसमें देखो बातें बताई गई हैं कि विभिन्न विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न कानून हो सकता है, या एक ही वर्ग के लिए एक जैसा कानून हो सकता है। जैसे महिलाओं के लिए कानून बना दिए जाते हैं अलग, बच्चों के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो इसमें बात क्या लगा, इसमें बात क्या लिखी गई है? भिन्न भिन्न वर्गों के लिए, भिन्न भिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न कानून हो सकता है, अलग अलग कानून हो। भिन्न भिन्न का मतलब क्या है? अलग अलग, अलग अलग कानून हो सकता है। ठीक है, या एक ही वर्ग के लिए, एक ही वर्ग के, या एक ही वर्ग के लिए एक जैसा कानून हो सकता है। एक जैसा, एक जैसा कानून हो सकता है। तो ये बात किस में बताई गई है? विधियों के समान संरक्षण में बताई गई है। ठीक है, यानी भिन्न भिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न कानून हो सकता है, या एक ही वर्ग के लिए एक जैसा कानून हो सकता है। अब ये जो विधियों का समान संरक्षण है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे महिलाओं के लिए कानून, महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं ना आज काफी सारे, महिलाओं के लिए कानून। दूसरा, बच्चों के लिए कानून, बच्चों के लिए कानून, बच्चों के लिए कानून। और तीसरी बात, एक और जो हम ले सकते हैं एग्जांपल में, SC ST का कानून, SC ST कानून।
यानी कि भिन्न भिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न कानून भी हो सकते हैं, या एक ही वर्ग के लिए एक जैसा कानून भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी आर्टिकल 14 के संबंध में। अब देखो आर्टिकल 14 में अभी आपने एक बात पढ़ी है कि कानून में किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त ना हो और कानून की नज़रों में क्या होंगे, सभी समान होंगे। लेकिन जो आर्टिकल 14 है, इस आर्टिकल 14 का अपवाद है। आर्टिकल 14 के अपवाद, आर्टिकल 14 के अपवाद, आर्टिकल 14 के अपवाद का मतलब ये है कि इन कुछ लोगों को कानून के संबंध में क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जैसे जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, इन्हें क्या कानून में विशेषाधिकार प्राप्त है? इन्हें कानून में विशेषाधिकार प्राप्त ये है कि पद पर रहते हुए इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, या कोई भी न्यायालय इन्हें परमादेश, परमादेश क्या है, एक प्रकार की रिट है, जारी नहीं कर सकता। किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 361 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 361 के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल क्या है इसमें, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपवाद के रूप में हैं। दूसरी बात, और कौन हो सकता है अपवाद में? एक तो होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल, विदेशी राजदूत हो जाएंगे, विदेशी राजदूत इसमें आ जाएंगे अपवाद में। जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के अधिकारी, यूनाइटेड नेशन के अधिकारी व कर्मचारी, यूनाइटेड नेशन के अधिकारी व कर्मचारी, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और एक और आ जाएंगे सांसद व विधायक, सांसद व विधायक। ये जो सांसद और विधायक हैं, इन्हें भी कानून के संबंध में क्या है, विशेषाधिकार प्राप्त है आर्टिकल 105 के अनुसार। आर्टिकल 105 के अनुसार क्या है, कानून के संबंध में इन्हें भी, विधि के संबंध में भी विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ये व्यक्ति ये वे हैं जो जिन्हें क्या है, विधियों से परे रखा गया है, या विधियों में विशेषाधिकार प्राप्त हैं जिनको। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको 3 आर्टिकल समझा दिए हैं, और उम्मीद है मुझे कि सारे तीनों आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और अगर फिर भी आपको आर्टिकल कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार कमेंट करके अपने डाउट्स बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा, बच्चों का फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।